बेरेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। आज मैं आ रहा हूं चंडीगढ़, आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं चंडीगढ़ में। अगर आप पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हो, उसको सेव करके मेरी टीम से संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैक्सिमम ये क्या कर सकते हैं, क्या बिगाड़ सकते हैं साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छापते तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठे ही अमरदीप कादियानी, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि किसी भी तरह का आपका अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ऑडी लिमिट, क्रेडिट कार्ड भी लोन ही है। जो आम आदमी लोन नहीं समझता उसको ये प्री अप्रूव्ड लोन है। जितना भी इन्होंने आपको लिमिट दिया वो आपका लोन है। किसी भी कारण से अगर आपका लोन चुकाया नहीं जा रहा तो ये मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 3 महीने से पहले, जब तक आपकी 3 EMI डिफॉल्ट नहीं होती, किसी भी तरह का लोन है, चाहे सिक्योर है चाहे अनसिक्योर लोन है, हमारे देश के अंदर आपके ऊपर ये कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, मतलब कोर्ट के अंदर आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। वैसे तो आपकी चाहे 30 EMI डिफॉल्ट हो जाए, 30 हो जाए, 35 EMI डिफॉल्ट हो जाए, चाहे थाने में, पुलिस स्टेशन चौकी में आपके खिलाफ FIR नहीं हो सकती, केस नहीं हो सकता, थाने में केस कर सकते हैं आपके ऊपर कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में भी 3 EMI डिफॉल्ट होने से पहले नहीं हो सकता। 3 EMI डिफॉल्ट होने का मतलब सबसे पहले जब आपकी पहले महीने EMI डिफॉल्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं SMA 0, बैंकिंग की भाषा में स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। जब दूसरा महीना आ जाता है तो उसको बोलते हैं SMA 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। जब तीसरा महीना भी डिफॉल्ट हो जाती है, तीसरा महीना डिफॉल्ट होनी शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। यह बैंकिंग की भाषा है, सारी इनकी लैंग्वेज है, टेक्निकल। और जब 3 महीने टोटल डिफॉल्ट हो जाते हैं, चौथा महीना स्टार्ट हो जाता है, 4th मंथ, तो उसको बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या NBFC कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा, तब उनके पास राइट्स आ जाते हैं, अधिकार आ जाते हैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के। अरे कानूनी कार्रवाई करने के तो राइट्स आ जाते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगवा सकते, इरादा कत्ल की धारा नहीं लगवा सकते, चवन्नी का केस कर सकते हैं, चेक बाउंस का या ICS बाउंस का, और घंटा भी नहीं कर सकते। अब उसके अलावा क्या कर सकते हैं, NPA से पहले क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं। आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है। 16 आर्बिट्रेटर का आपके पास नोटिस आएगा, अलग अलग तरीके से फियर क्रिएट करने के लिए, डर पैदा करने के लिए आपके पास नोटिस भेजते हैं। या तो 16 आर्बिट्रेटर लिख देंगे या पूरा लिखेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, या सेक्शन 62 लिख देंगे। अलग तरीके से आपके पास नोटिस भेजते हैं। आर्बिट्रेशन करने के इनके पास राइट्स हैं, अधिकार है। वो राइट्स आए कहां से हैं इनके पास? जब आपने लोन लिया था तो आपने एक एग्रीमेंट पे साइन किया था, ऑफलाइन लिया था तो 50 जगह साइन करवाए थे, 50 तरह की टर्म कंडीशन उसके अंदर लिखी हुई थी। एग्रीमेंट एक्ट भी उसी के अंदर ही इंप्लीमेंट हो रहा था, लागू हो रहा था। ऑनलाइन भी लोन लिया था, तब भी आपने अप्रूवल दी थी, एग्री किया था कि भाई जो भी टर्म कंडीशन बैंक की है वो मैं मान लूंगा, मेरे को कोई इतराज नहीं। हमारे देश में एक एक्ट था, एग्रीमेंट एक्ट 1873, 1873 में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों का राज था, तब यह काला कानून बना था। अब हालांकि वो एग्रीमेंट एक्ट हट गया, उसकी धारा हट गया, क्योंकि BNS आ गया, भारतीय न्याय संहिता। लेकिन हमारे देश का कानून यह कहता है कि कोई भी क्राइम, कोई भी काम, कोई भी अपराध या कोई भी आपकी डीलिंग है, सिविल का भी मैटर है,
जब कोई नया कानून बनेगा वो उस दिन के बाद इंप्लीमेंट होगा, लागू होगा उस दिन से जिस दिन वो इंप्लीमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मर्डर किया था 1987 में, तो भाई उस टाइम जो पनिशमेंट थी वो उस टाइम के हिसाब से मिलेगी। आज बीएनएस में जो आ गई है तो उसके हिसाब से मिलेगी। तो क्योंकि आपने पहले ही लोन ले रखा है तो आपके ऊपर एग्रीमेंट एक्ट जो है इंप्लीमेंट है, लागू है। 1873 में एक कानून बना था, उसके अंदर ये 50 तरह की टर्म कंडीशन लिख के रखते हैं। उसी के अंदर ये टर्म कंडीशन थी कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की जाएगी। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है क्या? सोल आर्बिट्रेटर क्या है? ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर है, कोई जज नहीं है। किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है हमारे देश में। और जो ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं है। अरे जब सोल आर्बिट्रेटर किसी जज साहब का नाम नहीं है तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया कैसे होगी? ये तो डराने का तरीका है इनका, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने का। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है क्या भाई? ये सोल आर्बिट्रेटर कहां से आया? ये तो आर्बिट्रेशन है, ये तो आपका जो आपने एग्रीमेंट एक्ट में ओके किया था, एग्री किया था, उसके अकॉर्डिंग आया है। आर्बिट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो रही है। सोल आर्बिट्रेटर का मतलब क्या है? ये मीडिएटर है, मध्यस्थ है ये आदमी। उसके अंदर ये क्लोज लिखा हुआ था भाई अगर आपने ईएमआई नहीं दी तो आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की जाएगी, एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा। वो आर्बिट्रेटर मतलब बिचौला, मध्यस्थ, मीडिएटर, वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा, बैंक की भी और आपकी भी। या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया तो एनबीएफसी कंपनी की और आपकी, और वो जो डिसीजन देगा वो दोनों पक्षों को, दोनों साइडों को मायने होगा। अब सवाल ये आता है कि भाई उस आर्बिट्रेटर को नियुक्त कौन कर रहा है? बैंक एनबीएफसी कंपनी कर रही है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। कानूनी रूप से वो उसको नियुक्त करने के उसके पास राइट्स नहीं है। और ये क्या करते हैं, अदर स्टेट में आर्बिट्रेशन करते हैं जानबूझ के, ताकि आप उसको टेंडी ना कर पाओ। एक नया तरीका लेके आए हैं भाई, ऑनलाइन आर्बिट्रेशन को आप अटेंड करो, जूम पे करो या अन्य प्लेटफॉर्म उस पे करो। अरे भाई, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 में जब ये कानून बना, उसके अंदर ऐसा कोई क्लोज है ही नहीं कि आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो है अदर स्टेट में कर सकते हैं या जूम पे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। बेसिक बात को समझे, 1996 में तो नेट का जन्म ही नहीं हुआ था हमारे देश में, नेट बैंकिंग हो ही नहीं रही थी। तो आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर वो क्लोज कहां से आ गया? जब वो क्लोज ही नहीं है तो उसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, लागू कैसे कर रहे हैं? आम आदमी जो है वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। उसी की वजह से आप फॉर एग्जांपल दिल्ली रहते हैं, आपका चेन्नई आर्बिट्रेशन कर देंगे। आप ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहे, आपने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि आपको कोई इतराज ही नहीं है। चेन्नई रहते हो तो दिल्ली कर देंगे, ये मान लिया जाएगा आपको कोई इतराज ही नहीं है। अगर वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए कह रहे हैं और आपने ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करा, भाई मैं नहीं करता, क्योंकि जो आर्बिट्रेशन एक्ट है वो तो आपको राइट्स देता ही नहीं है करने के। आप तो इनलीगल तरीके से कर रहे हैं मेरे ऊपर इंप्लीमेंट, आपने उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि आपको कोई इतराज नहीं है। 8 पॉइंट है इसके, जो अमरदीप कादियान ने निकाल रखा है, वो 8 पॉइंट जो है उससे ऑब्जेक्शन क्रिएट करें इनका लीगल तरीके से, तो ये स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा आर्बिट्रेटर। और नहीं करेंगे तो भाई बहुत से आदमियों के साथ कर रहे हैं, डिसीजन दे देते हैं, कानून की भाषा में उसको अवार्ड बोलते हैं। अवार्ड पास करके क्या कर सकते हैं? सोल आर्बिट्रेटर के पास क्या राइट्स है, क्या अधिकार है? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996 ने इसको क्या राइट्स दिए हैं? इसको राइट्स दिए हैं कि ये अवार्ड पास करके आपके घरेलू सामान अटैच कर सकते हैं, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, या जो भी आपका मूवेबल एसेट है, चल संपत्ति है, उसको अटैच करने का ऑर्डर दे सकता है। अचल संपत्ति को नहीं अटैच करने का ऑर्डर नहीं दे सकता। मतलब जो प्रॉपर्टी स्थिर है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठिया, शोरूम, उसको अटैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकता। चल संपत्ति को अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। आपका कोई व्हीकल है, वो भी चल संपत्ति है, उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है।
लेकिन अगर पहले ही लोन है तो उसको अटैच नहीं कर सकता। आपकी सैलरी को 50% काटने के ऑर्डर दे सकता है, आपके एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे सकता है, उसको वो काटनी पड़ेगी। आपके बैंक को ऑर्डर दे सकता है, भाई इसका अकाउंट सीज कर दो, होल्ड कर दो, और उसको करना पड़ेगा। आप ये ना समझे मैंने किसी और बैंक से लोन लिया, किसी और बैंक में मेरा अकाउंट है, इनको पता नहीं लगेगा। अरे भाई आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर आपने इनको दे रखा है, सिर्फ वो नंबर डालना है। जन्म से लेके आज तक कितने आपने लोन लिए हैं, कितने नहीं लिए, सारा डाटा इनके पास आ जाएगा। तो आप बेसिक बात समझे, इसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करना जरूरी है तुरंत प्रभाव से, एक्सपर्ट एडवाइस लेके इनका ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दे तो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर फिर भी 0.1% 1000 में से एक चांस है, अगर वो करेंगे तो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अरे चेक बाउंस का या ACS बाउंस का केस कर सकते हैं। बेरेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप का अध्ययन के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। और उसकी फीस कितनी होगी ये जानने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप एडवोकेट ले सकते हैं, सारे देश में कहीं भी आपको चाहिए। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ आप अपने राइट्स और अधिकार जान लें। एक चीज और ध्यान रखें, अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, होगी इसमें सेटलमेंट ही, आज तक किसी का घंटा नहीं बिगड़ा। आपको ये कह रहे हैं 5 साल की जेल होगी, 7 साल की, अब पापा का घंटा होगा महादेव का, तुरंत प्रभाव से बेल हो जाएगी। किसी को आज तक 5 साल की सजा नहीं हुई, ना 5 साल की सजा का इसमें प्रावधान है, बेलेबल ऑफेंस है। आज अपनी जमानत करवा लेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो 40-45 साल लगे ये केस चलने में। इतना इनके पास टाइम नहीं है, इतना बोलो रामी हो जाएगा आपका 40-45 साल में। अगर 35-40 के हैं तो 85 साल तक, 140 साल तक थोड़ी चाहिए। और इनका भी बोलो राम हो जाएगा, कौन सा 16 साल के हैं भाई। तो इनके पास इतना पेशेंस नहीं है, इनके पास एक ही ऑप्शन है सेटलमेंट करने का। लेकिन सेटलमेंट करने समय एक चीज ध्यान रखें, अगर इन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया तो बाहर सेटलमेंट ना करें, कभी भी कोर्ट के अंदर सेटलमेंट करें, उसी कोर्ट में करें। सबसे पहले बेल करवाएं, कानून की अवमानना ना करें, कोर्ट की अवमानना ना करें। करेंगे तो आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल में जाना पड़ेगा। कोर्ट की अवमानना नहीं करेंगे तो 1 दिन भी जेल में नहीं जाना, बेल हो जाएगी। आप सेटलमेंट अगर बाहर करेंगे तो सेटलमेंट तो हो जाएगी, अगर इन्होंने कोर्ट में केस भी कर रखा है तो। लेकिन क्या होगा, कोर्ट केस नहीं उठाएंगे अपना, और वो केस आपका चलता रहेगा, क्योंकि इनका एक बाप तो है नहीं, हजारों आदमी है, तो एक आदमी तो है नहीं भाई जिससे आप बात कर रहे हो। आपको क्या करना है, हमारे देश का कानून क्या कहता है? हमारे देश का कानून ये कहता है कि कोई भी केस एक बार अगर कोर्ट में चला गया, उसका फाइनल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कोर्ट लेगी और कोई नहीं ले सकता। अब जब को इन्होंने आपके ऊपर कोर्ट में केस कर दिया तो उसका फाइनल डिसीजन तो कोर्ट को लेना है, बाहर तो कोई ले ही नहीं सकता। सेटलमेंट कर ली तो वो नहीं उठेगा। आपको करना क्या, उसी कोर्ट के अंदर सेटलमेंट करनी है। आप ये ना सोचे वहां नहीं आएंगे, 50 बार बोलेंगे आपको सेटलमेंट करने के लिए। जब प्रिंसिपल का 75% डिस्काउंट मिले अनसिक्योर लोन में, या क्रेडिट कार्ड है तो 85% तक डिस्काउंट मिलता है प्रिंसिपल का। अगर ये बोले तो आप कर ले, अगर वो भी पैसे हो तो नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है करना। अगर पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड का 85% डिस्काउंट दे रहे हैं, आप कर ले। लेकिन कोर्ट के अंदर जाके आप वो एफिडेविट दे देंगे, आप भी दे दें भाई ये समझौता हो गया जी, कंप्रोमाइज हो गया। बैंक अपना केस उठा लेगा, एक केस विड्रॉ कर लेगा, चेक बाउंस का, ACS बाउंस का, और आज के बाद आपके किसी उत्तराधिकारी के ऊपर कोई केस नहीं करेगा, किसी भी तरह का, सिविल या क्रिमिनल। ये बात उसमें लिखवा ले, दैट्स ऑल, बचाव हो जाएगा। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले और उनका इस्तेमाल करें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की।